बना लेते। हालांकि एक बात बता दूं, मेरे मॉडिफाइड आर्टिफैक्ट से तुम चाहो तो आधे दिन में ही उतने पॉइंट्स कमा सकते हो जितना मैं तुमसे मांग रहा हूँ, सिर्फ 290 पॉइंट्स। उस लड़के ने चौंकते हुए कहा। 290? मगर तुमने तो 190 कहा था। राघव ने हंसते हुए कहा, वो तो तुम्हारे द्वारा मुझे चीट करके भागने से पहले का प्राइस था, अब नया प्राइस है 290। हालांकि राघव दादागिरी दिखा रहा था, मगर उसकी ये बात भी तो गलत नहीं थी कि 190 तो क्या, 290 पॉइंट्स में भी वो हथियार काफी सस्ता है। उसका ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि वो आधे दिन में ही उसके हथियार से उतने पॉइंट्स वापस से कमा सकता था। उस लड़के के सामने खड़ा उसका गाइड रोबोट भी अच्छे से ये बात जानता था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो अपने गाइड रोबोट को राघव के गाइड रोबोट से टकराकर 290 पॉइंट्स दे देता है और राघव का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट लेकर वहां से चला जाता है। इधर मॉनिटरिंग सेंटर पर अब सारे कल्टीवेटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स और आर्टिफिसर्स सबको ही एक साथ समझ आ गया था कि आखिर राघव का प्लान क्या था। वैसे तो आर्टिफैक्ट की ट्रेडिंग पहले भी इस बैटल का हिस्सा हुआ करती थी और बीते सालों के कंपटीशन में भी कभी कभार ही की गई थी, पर क्योंकि इस कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स कई थे और सब के सब बस किसी तरह से जीतना चाहते थे, तो आर्टिफैक्ट्स बनाकर स्टोर करने की जगह से जरा सा भी ध्यान हटने पर चोरी हो जाने की घटना काफी आम हो गई थी। बिल्कुल कुछ वैसा ही जैसा आज राघव के साथ उसके पहले कस्टमर ने किया था। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में सब ने आर्टिफैक्ट बनाकर स्टोर करने और बेचने को कंसिडर ही नहीं किया था, लेकिन राघव ने आर्टिफैक्ट से हथियार बनाने से पहले ही उसके सेफ रहने का प्रबंध क्रिस्टल सेल्स बनाकर कर लिया था, जिसके बाद राघव से चोरी करने या उसका सामान लेकर भागने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। उसने पिछले कई सालों के प्रॉब्लम्स का लूप होल ही बंद कर दिया था। जल्दी ही एक के बाद एक वहां पर 100 से भी ज्यादा हथियार और आर्टिफैक्ट्स के कस्टमर आ गए और राघव घंटों तक मेहनत करके उन्हें मॉडिफाई करता हुआ आर्टिफैक्ट्स बनाता गया और बेचता गया। धीरे धीरे राघव का पॉइंट बढ़ता ही चला गया और अब और पॉइंट टेबल्स में लास्ट में चल रहे राघव ने धीरे धीरे टॉप 10 में अपनी जगह बना ली थी। राघव ने अपने इस बिजनेस आइडिया से इतने पॉइंट्स इकट्ठा कर ही लिए कि अब उसके और ध्रुव के पॉइंट्स में सिर्फ 100 पॉइंट्स का फासला ही बच गया है। अब क्योंकि सभी बच्चे अपनी अपनी रैंकिंग अपने गाइड रोबोट से देख सकते थे, तो ध्रुव ने जैसे ही राघव का नाम टॉप 10 की लिस्ट में शुमार देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसका दिमाग इस बात पर ही आग बबूला हुआ जा रहा था कि आखिर राघव जैसा एक कमजोर सा लड़का, वो भी कॉमन क्लास का, जो उसके स्कूल के ग्रुप 3 से आता हो, भला कैसे टॉप 10 में आ सकता है। मगर असलियत तो यही थी कि चाहे ध्रुव कितना भी दिमाग लगा ले, उसे कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा कि आखिर राघव ने टॉप 10 में आने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं। राघव यहाँ सप्लाई ड्रॉप लोकेशन के सारे सप्लाईज खत्म करके बचे हुए अपने क्रिस्टल सेल्स एक्सप्लोजिव को अपनी पॉकेट में डाल लेता है और दूसरी सप्लाई पॉइंट की ओर निकल जाता है। समय अब बहुत बीत चुका था, तो अब दूसरे सप्लाई पॉइंट पर राघव के कुछ कॉम्पिटिटर्स ने पहले ही पहुंचकर आर्टिफैक्ट्स के पार्ट्स अपने नाम कर लिए थे। राघव की किस्मत दूसरे सप्लाई पॉइंट पर कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही। हालांकि दूसरे सप्लाई पॉइंट पर कुछ क्रेट्स को अभी भी खोला जाना बाकी था। राघव की जैसे ही इन पर नजर पड़ी तो उसने उन क्रेट्स को खोलकर उनसे सारा सामान निकाल लिया, जिनका इस्तेमाल करके राघव कुछ और हथियार बनाता है और उन्हें पॉइंट्स के बदले में बेचता जाता है। राघव अपने पास बचे आखिरी कुछ आर्टिफैक्ट्स बेच ही रहा था कि एक लंबा चौड़ा भूरे रंग के बालों वाला लड़का, जो शक्ल से कुछ ज्यादा ही जिद्दी जान पड़ता है, राघव से उसके बनाए हुए हथियार लेने आता है। मगर अपने जिद्दीपन और अपने बलशाली शरीर का धौंस दिखाते हुए वो राघव के बनाए हथियार लेकर बिना अपने कोई पॉइंट्स दिए ही वहां से जाने लगता है। राघव ने कुछ देर तो उसे आराम से समझाया, लेकिन भला वो कहाँ मानने वाला था। राघव की धमकी भी उसे कोई मजाक लग रही थी। राघव ने कहा, ओए, ये हथियार मेरे हैं और मैं इन्हें पॉइंट्स के बदले ही ले जाने दूंगा। अगर तुमने पॉइंट्स नहीं दिए तो चुपचाप उन्हें वापस रख दो, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तो सोच
भी नहीं सकता। वो लड़का राघव की बात सुनने के जैसे मूड में ही नहीं था। उसने वहां से जाते हुए कहा, अबे चिलगोज़े, ये धमकी किसी और को देना। क्या नहीं देता मैं पॉइंट्स, बता क्या कर लेगा? राघव ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कर लेगा? तू जाकर तो दिखा। तुझे इसी क्रिस्टल सेल बॉम्ब से उड़ाकर यहीं डिस्क्वालीफाई ना कर दिया तो बोलना। तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम बस झूठ बोलकर बड़ी आसानी से सबके पॉइंट्स ले रहे हो। पर मैं बाकियों जैसा बेवकूफ नहीं कि अपनी मेहनत से कमाए पॉइंट्स तुम जैसे कमजोर गधे को दे दूं। उस लड़के ने कहा। राघव कहता है, ठीक है फिर देख ही लेते। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने मेरे पॉइंट्स मुझे नहीं दिए तो इस कंपटीशन को भूल जाना। वो लड़का राघव की बातों पर बिना ध्यान दिए वहां से जाने लगता है और राघव अपनी गिनती शुरू कर देता है। 1, 2। वो लड़का अभी भी हंसता हुआ चिल्लाता हुआ जा रहा था, जाना चूजे, क्या ही कर लेगा तू, मैं भी देखता। वो अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि इधर राघव की गिनती खत्म हो गई। उसने 3 गिना और अपनी जेब में से क्रिस्टल सेल बॉम्ब निकालकर सीधा उसके शरीर पर दे मारा। उस लड़के को पीछे मुड़कर देखने तक का समय भी नहीं मिला था और उसके शरीर के चिथड़े उड़ने ही वाले थे कि उसके गाइड रोबोट ने उसे अपने प्रोटेक्टिव पिंक जेल में बंद कर दिया और उस लड़के को कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेंटर में फिर हाहाकार मच गया। मेजर ने फिर चिल्लाते हुए कहा, देखा, मैं इस लड़के के इसी एटीट्यूड की बात कर रहा था। इस लड़के में एक बेहतरीन असैसिन बनने की काबिलियत है। बिल्कुल रूथलेस और मर्सिलेस है ये। कमाल का है ये राघव। सब के सब राघव के इस रूप से अछूते थे। उन्हें नहीं लगा था कि वो इतना लीथल भी हो सकता है। इधर आइलैंड पर थोड़ी ही देर में दूसरी सप्लाई भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई और राघव से वहां उस जगह पर अब किसी की भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरा सप्लाई ड्रॉप लोकेशन खाली हो जाने पर राघव तीसरी सप्लाई पॉइंट पर जाने लगता है। जाते वक्त राघव अपने गाइड रोबोट की मदद से पब्लिक चैनल पर सारे कॉम्पिटिटर्स को अपना एक मैसेज भिजवा देता है, जो कि राघव के इस आर्टिफैक्ट बिजनेस की एडवर्टीजमेंट है। बहुत ज्यादा मात्रा में चेन स्वॉर्ड्स, थंडर ब्लेड्स, बैटल एक्सेस की सेल है। ये वेपन्स बहुत पावरफुल और मजबूत हैं, साथ ही बहुत कम प्राइसेस में मिल रहे हैं, जिन्हें यूज करके आप लोग बड़ी आसानी से ढेरों डीमन बीस्ट को मारकर बहुत सारे पॉइंट कमा सकते हैं। तो जिन्हें भी ये वेपन्स चाहिए इस तीसरी सप्लाई पॉइंट पर आएं और आकर ले जाएं। मॉनिटरिंग सेंटर में भी सबकी हवाइयां उड़ रही थी। किसी ने भी आज तक इस कंपटीशन में ऐसा बिजनेस माइंडेड कंटेस्टेंट नहीं देखा था। एडवर्टाइजिंग का असर ऐसा हुआ कि कंपटीशन के 39वें घंटे के बाद राघव की रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। ध्रुव का ये देखकर पूरा शरीर गुस्से से लाल पड़ गया था, मगर राघव का नंबर 1 पोजीशन पर रहना ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे जिधर राघव के वेपन्स की सेल कम होती जा रही थी, वहीं जो कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट होते जा रहे थे उनके वेपन्स भी दूसरे लोग उठाकर यूज कर रहे थे, जिस पर राघव कोई रोक नहीं लगा सकता था। राघव की रैंकिंग तीसरे दिन के आते आते एक बार फिर 100 के पार चली गई और कुछ ही देर में वो रैंकिंग 293 तक जा पहुंची। मगर राघव को अपनी रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि चाहे वो पहली रैंक पर रहे या फिर 600 पर, सिलेक्शन तो उसका हो ही जाना था। उसे बस 600 के रैंकिंग के अंदर रहना है और वो फाइनल्स तक आराम से पहुंच सकता है। राघव अब खाली पड़े सप्लाई पॉइंट पर रुककर खाना खाने लगता है और बाकी का बचा सारा दिन आराम करके बिताता है। जहां सारे बच्चे मेहनत और लगन से डीमन बीस्ट को मारकर पॉइंट्स जमा कर रहे हैं, वहीं राघव आराम करके फाइनल्स के लिए अपनी ताकत बचा रहा है। बीच बीच में उसका ध्यान बस अपनी रैंकिंग पर रहता है कि कहीं वो 600 के पार न हो जाए, जो कि अब जाना संभव सा नहीं दिख रहा था। ड्रैगन आइलैंड पर अभी अचानक से किसी भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं।
और आसपास के सारे डीमन बीस्ट पत्थर के हो जाते हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट होती है सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए। सारे डीमंस को फ्रीज कर दिया गया है। अगले 3 घंटे तक आप पर कोई भी हमला नहीं करेगा। आप लोग आराम करें और जो कॉम्पिटिटर्स अभी तक सरवाइव कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग फाइनल्स में आ गए हैं। राघव तो अनाउंसमेंट के समय भी सप्लाई पॉइंट पर मस्त आराम करता हुआ खाना खा रहा था कि तभी उसके सामने एक 3D होलोग्राम उसके गाइड रोबोट पीकी से उभर उठता है, जो उसके सामने एक व्यक्ति का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहा है। राघव को पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर बत्रा है। उन्होंने ही राघव को सामने से कॉल किया था। राघव बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, प्रिंसिपल सर आप? मिस्टर बत्रा ने राघव को फाइनल्स तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट किया और फिर पूछा, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मगर एक बात बताओ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि क्या तुमने ये सोचा है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? राघव ने बड़े चाव से जवाब दिया, बड़ाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने सोचा है कि मैं रेक्सटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और एक मास्टर रिफाइनर बनूंगा। राघव का जवाब सुनकर मिस्टर बत्रा कुछ खुश से दिखाई नहीं देते हैं और राघव को सजेशन देते हैं, बेटा रेक्सटन यूनिवर्सिटी भी जरूर अच्छी है, लेकिन तुम आर्टिफैक्ट्स बनाने में इतने अच्छे और टैलेंटेड हो, मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार नेब्यूला यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी में एडमिशन लेना चाहिए। मेरा मानना है कि तुम आर्टिफिशिंग के कोर्स में रिफाइनर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर तुम जाना चाहो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूंगा, फिर तुम्हें वहां एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव थोड़ी देर और मिस्टर बत्रा की बातें सुनते हुए ये समझ पाता है कि दरअसल जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिस्टर बत्रा बात कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के बीच ही होता है। जहां कोई यूनिवर्सिटी गरीब मगर टैलेंटेड और अच्छे स्किल्स वाले कल्टीवेटर बनने योग्य बच्चों के लिए ऐसा प्रावधान लाती है, जो कि स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद यूनिवर्सिटी में बिना किसी फी और एग्जाम दिए ही उसमें एडमिशन लेकर सजेस्टेड कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इससे स्कूल का भी फायदा होता है और कई बार बच्चों का भी। मगर इसमें एक ही दिक्कत होती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने के बाद वो बच्चा और कहीं भी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और उसे वहीं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। मिस्टर बत्रा अपनी बात को मनवाने के लिए राघव को एक और भी अजीब सी इंफॉर्मेशन देते हैं। राघव, हाल ही में हमारे स्कूल ने एक सिटी प्लानर कंपनी खोली है, जो कि नई नई जगहों पर नए सिरे से नई सिटी बनाती है। मगर जहां हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सिटी बनाने जा रहे हैं, वहां फिलहाल डीमंस का राज है, जिसकी वजह से वो जगह अभी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मुझे आर्टिफिशियर्स की जरूरत है, जिनकी पावर लेवल भी ज्यादा हो और साथ ही उन्हें क्राफ्टिंग भी आती हो और साथ ही आर्टिफैक्ट्स बनाने भी आने चाहिए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो तो तुम्हें हमारी कंपनी में एक हाई पोजीशन पर रखा जाएगा और बहुत ही कम वक्त में तुम मिस्टर रोशन की जगह तक पहुंच जाओगे और सीधा उन्हें ही रिपोर्ट करने लगोगे। राघव अपने सिक्योर और सक्सेसफुल फ्यूचर के बारे में सुनकर खुशी से पागल होता जा रहा था और मिस्टर बत्रा इधर राघव को कन्विंस होता देख उसे और भी बातें बताते जा रहे थे। तुम्हारे इतने बढ़िया परफॉर्मेंस को देखने के बाद तुम्हें और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज से अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे। तुम उन सब से मेरे दिए गए ऑफर की तुलना करना और मेरे ऑफर को हड़बड़ी में चुनकर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कहकर मिस्टर बत्रा हंसने लगे और राघव अब भी अपने सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ था। मिस्टर बत्रा राघव को फाइनल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उससे कहते हैं कि राघव, अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह का कोई भी सवाल, किसी टॉपिक या मेरे दिए गए ऑफर पर कोई बात हो तो तुम मुझसे बेझिझक पूछने के लिए कॉल कर सकते हो। तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और चिंता मत करो, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे जैसे जीनियस के साथ कभी कोई भी नाइंसाफी नहीं करेगा। ये कहकर मिस्टर बत्रा विदा लेते हैं और राघव अब तक अपने होश संभाल नहीं पा रहा था। उसने एक बड़ी गहरी सांस ली और खुद को शांत करने लगा।
उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी कभी आएगा जब उसे सामने से ऑफर आने लगेंगे